see that they will be red to pinkish color. Uh, these are other strains. They give various appearance, like with Van Giesen strain, they are red in color, while with Mason trichome strain, they appear as green in nature. Uh, they are present where highly tensile strength is required, like in tendons, ligaments, and organs capsule. These connective tissue fibers, the collagen fibers, are mostly present in the injury. You can see in this diagram, uh, you can see that there are various types of connective tissue collagen fibers. These are the pinkish types of fibers, and you will see that this is being stained with the hematoxylin and eosine stains. These are the collagen fibers. And the density of these collagen fibers depends upon the tissue, whether it is the dense connective tissue or the loose connective tissue. In case of the loose connective tissue, these fiber will be present in sparse position, mean they will be spread with wide distance from one another. While in case of dense connective tissue, the density of these fiber will be more and they will be packed together in one region. So the next one fiber is the reticular fibers, the very important of those fibers that form a meshwork or network of the connective tissue. These are produced by actually the reticular cells. इन रेटिकुलर फाइबर्स हमारे पास ऐसे फाइबर्स हैं जो कि रेटिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास अमूमन ये जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और आपस में एक नेटवर्क सा बनाते हैं जिस तरह रेटिकुलर सेल्स बनाते हैं। तो ये अमूमन ये रेटिकुलर फाइबर्स हमारे पास जो लिम्फेटिक वगैरह के टिश्यू हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। They cannot be distinguished from other small collagen fibers and routine histological preparation. ये जो स्मॉल कोलेजन फाइबर्स हैं उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज दे आल्सो अटेन द सेम कलर और सेम डाई एज with the collagen fibers. They can be identified with special stains like silver impregnation, यानी सिल्वर स्टेन जो है उससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं अगर हमने स्पेसिफिकली जो है उसके रेटिकुलर फाइबर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है तो इस वजह से इसको हम अर्गैरोफिलिक या जो अर्जेंटाफिन फाइबर्स हैं वो भी उसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा दे कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय पीरियाडिक एसिड सेफ रिएजेंट्स। पीरियाडिक एसिड सेफ रिएजेंट्स से भी हम इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। Reticular fibers form a delicate flexible network around capillaries. इसके अलावा हमारे पास ये जो है कैपिलरीज में अमूमन प्रेजेंट होते हैं। अमूमन जो हमारे पास रेटिकुलर फाइबर जो हैं हमारे पास डेलिकेट टाइप ऑफ फाइबर हैं, फ्लेक्सिबल टाइप हैं और ये अमूमन जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं या जो मसल फाइबर्स होते हैं या नर्व्स एंडिंग्स होती हैं या जो एडिपोज टिश्यू होते हैं या जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उसके गिर्द तकरीबन ये नेटवर्क सा बनाते हैं। इसके अलावा वो एक स्कैफोल्ड सा एक कैप्सूल टाइप सा बनाते हैं टू सपोर्ट सेल्स ताकि वो सेल्स को सपोर्ट करें या जो कुछ हमारे पास एंडोक्राइन टिश्यू हैं या जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं हमारे पास या लिम्फेटिक टिश्यू है या ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं हमारे पास वहाँ पे वो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके एक्सटर्नल कवरिंग बनाते हैं ताकि उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और उसको जो है वो एक सपोर्ट करे और उसको ट्रॉमेटिक कंडीशंस वगैरह से उसको बचाए रखे। इसके अलावा इंडिविजुअल भी जो हैं कुछ जो मसल फाइबर्स वगैरह होते हैं नर्व्स वगैरह होते हैं उसकी गिर्द भी इनकी एक जो है अराउंडिंग सी होती है सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं।
They are integral part of the basement membrane. हमने पढ़ा है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने साइटोलॉजी के चैप्टर में, बल्कि एपिथेलियम के चैप्टर में। उसमें जो है फाइब्रो रेटिकुलरिस एक लेयर होती है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू को अटैच करते हैं वहाँ पे। तो उस पे भी जो है हम रेटिकुलर फाइबर्स दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल। In case of this diagram, you can see the various types of reticular fibers that are lying in longitudinal section. अगर आप उसमें देखें तो आपको जो blackish color के नजर आ रहे हैं, these are the reticular fibers. These are the cross sections, and cross sections can see that there are some dark points around the cells. These are also present the reticular fibers. इस diagram में आप देखते हैं तो आपको जो कुछ irregular shape की ब्लिकिश चीज़ें नज़र आ रही हैं, these are the reticular fibers. Elastic fibers, as the name indicates, they have the ability to increase their length as to their original length. They are present in these organs where elasticity is required as high tensile strength is required. So these are mostly present in various locations. Uh, for example, these are present in the pinna of ear, they are present in the vocal cords, epiglottis, lungs, nuchal ligament, dermis, aorta, and muscular arteries. They are present in organ in which normal function requires elasticity in addition to tensile strength. These fibers can be stretched or can be increased two times or one half times of their original length. These are the usually individual branching and anastomosing fibers. The branching form में भी present होती है, singly भी locate कर सकते हैं, और इसके अलावा उसके कुछ anastomosing fibers यानी उस form में भी present हो सकती हैं. As far as their diameter is concerned, it's mostly ranges from 0.2 to 5 micron meter, and loose connective tissue, and in the elastic organs, their length may increase to 12 micron meter in elastic organs. They can be identified with specific stains like the Orsine's and resorcine fission dyes, while and the logical routine staining with H and E means hematoxylin and eosine. They appear as pink stains. The main component of these elastic fibers is a protein called elastin, means they are made of elastins. There are fibrillin present that are made of microfibrils and that form supporting scaffold for elastin, means the elastin is deposited over there. Elastin is synthesized by various types of cells like fibroblasts and smooth muscle cells. These are the elastic fibers. In this diagram, you can see the dark appearance or dark strands of various lining. You can see these are the elastic fibers. So the next is the ground substance. As we have discussed in the earlier lecture, that the connective tissue mainly consists of three types of things. That is the specific cells, specific fibers, and the amorphous ground substance. These cells and fibers are embedded, or they are present in amorphous ground substance that is mainly composed of the glycosamine glycan, glycosaminoglycans, proteoglycans, and the plasma constituents, some metabolites, water, and ions. As far as their types are concerned, these are the embryonic connective tissue. जब हम connective tissue की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास mainly दो types हैं, that is the embryonic connective tissue and the adult connective tissue. The embryonic connective tissue is present in two forms, that are mesenchymes and the mucous connective tissue. Mesenchyme, it is connective tissue of the developing embryo, means this type of connective
tissue is present in the developing embryo. It consists of the irregularly shaped mesenchymal cells, embryonic type of cells हैं mesenchymal cells, and they have the ability, potent ability of mitosis. उसमें माइटोसिस की काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी होती है जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ अदर सेल्स जो है फिर बनाते हैं। इसके अलावा एमार्फस ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है इसमें। यानी मेसेंकाइम के जो सेल्स प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ जो है जुड़ जाते हैं, दूसरे सेल्स के साथ जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं और एक नेटवर्क सा बनाते हैं, एक मेशवर्क बनाते हैं, एक जाल सा बनाते हैं। मेसेंकाइमल सेल्स की माइटोटिक एबिलिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, वो अपने शेप भी चेंज कर सकते हैं और लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, और ये जो है एम्ब्रियनिक ग्रोथ के दौरान जो है इसका बड़ा रोल है क्योंकि ये दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब अर्ली डेवलपमेंट होती है तो मेसेंकाइमल जो है उसमें फाइबर्स तकरीबन नहीं होते और एम्बॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा होता है और वो उसको जगह को फिल कर देता है। मीन्स कि जब अर्ली एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होती है तो उसके टाइम के दौरान जो मेसेंकाइम है ये काफ़ी मतलब है कि उसमें फाइबर्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते और ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा होता है और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जो ही ग्रोथ बढ़ती जाती है, डेवलपमेंट बढ़ती जाती है, तो उसके दौरान जो है ये एम्ब्रिया जो मेसेंकाइम है ये कम होता जाता है। मीन्स जो एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस है वो कम होता जाता है और सेल्स और फाइबर्स का नंबर उसमें इंक्रीज कर जाता है और सेल्स और फाइबर के दरमियान जो स्पेस है वो कम होता जाता है और ये नंबर में जो है उसकी डेंसिटी जो है फाइबर्स और सेल्स की वो इंक्रीज कर जाती है और एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो कम हो जाता है। Mesenchyme gave rise to various types of adult connective tissue, blood and blood vessels. मेसेंकाइम जो है फिर ये दूसरी चीज़ें भी बनाता है, जिस तरह एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू है, कुछ ब्लड्स हैं और कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, वो इसके बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा दूसरी टाइप जो है एम्ब्रियनिक कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज द म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम जेलेटिनस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये अमूमन जो है एम्ब्रियनिक हाइपोडर्मस रीजन में प्रेजेंट होता है और एम्ब्लाइकल कार्ड में प्रेजेंट होता है। इसमें तकरीबन जो है कुछ स्टीलेट फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं जो कि नेटवर्क सा बनाते हैं, एक जाल सा बनाते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं, जो सेल के दरमियान स्पेसेस हैं, दीज आर ऑक्युपाइड बाय अ विस्कस जेल लाइक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस। यानी म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू में जो हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो उसके दरमियान जो मैट्रिक्स टाइप होता है, ये एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो विस्कस लाइक और जेल लाइक होता है। इस वजह से उसको हम जेलेटिनस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। कोलेजन फाइबर्स उसमें नंबर में फिर बढ़ जाते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू में चूंकि ये प्रेजेंट नहीं होता, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो है एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, लेकिन एडल्ट स्टेज में भी ऑर्गेनिज्म में बाज़ जगहों पे ये प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन द पेपिला ऑफ द ओमेजल लेमिना, रुमिनेंट्स का जो ओमेजम वाला रीजन होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टमक व्हिच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लेमिनी लाइक स्ट्रक्चर्स। जो लेमिने होते हैं, लेयर्स टाइप होते हैं, उसमें उसके अंदर छोटे से स्मॉल पेपिला लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें भी जो कोर उसका बनता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसके अलावा जो रेटिकुलम है, इट इज आल्सो अ राउंड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन दी फोर स्टमक का रीजन है जिसको हम रेटिकुलम कहते हैं, उसमें कुछ क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वी विल डिस्कस इन द सेकंड सेमेस्टर। तो उसमें भी जो है बाकायदा क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इट इज आल्सो प्रेजेंट इन बोवाइन ग्लांस पेनिस, दैट इज अ पार्ट ऑफ द पेनिस, बोवाइन ग्लांस पेनिस में भी प्रेजेंट होता है। एंड द कोर ऑफ रूस्टर कॉम्ब, जो हमारे पास चिकन होता है उसके रूस्टर होते हैं, उसकी जो कॉम्ब होती है सर के ऊपर जो होते हैं, उसका कोर भी जो है अंदर से म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। These are the two types of the embryonic connective tissue. ये embryonic connective tissue की जो है वो हमारे पास टाइप्स हैं। ये embryonic connective tissue है हमारे पास। इसमें जो है आप अगर देख सकते हैं तो उसमें amorphous ground substance हमारे पास बहुत कम, मीन्स
काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से वाइडली डिस्पर्स्ड हैं, एक दूसरे से वाइड पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, इनके दरमियान स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फाइबर्स भी जो हैं इक्का दुक्का पड़े हैं, लेकिन इतने मतलब है कि डेंस नहीं है। Adult connective tissue. Adult connective tissue has been classified on the basis of the quantity and the arrangement of the various types of fibers and cells that are present within the matrix. एडल्ट कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो उसको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो डिपेंड करता है उससे कि उसमें नंबर ऑफ जो फाइबर्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, और उसकी अरेंजमेंट किस तरह है, आया वो पैरेलल लाई कर रहे हैं, आया वो रैंडम पोजीशन में लाई कर रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा नंबर में है या कम नंबर में है। तो इस बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। इस बेस पे फिर उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से है, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम अर्लियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। उसमें एज द नेम इंडिकेट्स लूज। लूज का मतलब है कि उसके अंदर जितनी भी हमारे पास सेल्स हैं, जितने भी हमारे पास फाइबर्स हैं, वो लूजली पैक्ड होंगे। उसके अंदर जो हमारे पास एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस है वो ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होगा। एक दूसरे से सेल्स और जो फाइबर्स हैं वाइडली डिस्टेंस पे लाई कर रहे होंगे या वो नंबर में कम होंगे। These are the most widely distributed connective tissue in the adult animals. Cells and fibers are widely separated by spaces filled with ground substance. All three types of fibers will be present in this loose connective tissue. They include the collagen fibers, elastic fibers, and some reticular fibers. Amorphous ground substance will be chemically consist of the proteoglycans, that is a combination of the proteins and carbohydrates. Loose connective tissue present between many epithelia provides support and vascular supply. Mostly this loose connective tissue will be present in the various organs or locations in the body. Especially they are present between the beneath this epithelial region, like the digestive tract, like the reproductive tract, similarly, like the respiratory tract, digestive tract also. Loose connective tissue present around nerves and skeletal muscles bundles, and they are named tissue layers. For example, epineurium and epimysium, respectively. If we see, in case of the nerves, there are specialized type of tissue present around these nerve endings, around or the surrounding of individual nerve. Then that is called the epineurium. While in case of skeletal muscle, we see the outer covering of these muscle is formed by the loose connective tissue that is called as the epimysium. We have already discussed it in the muscle chapter. The main function of this loose connective tissue is to support the body or support the organ in which they are located, and they also help to dampening the biochemical effects in various locations like hypodermis. हाइपोडर्मस वगैरह में अगर हम देखते हैं तो वो जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर कोई प्रेशर आ जाता है तो हाइपोडर्मस का रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, थोड़ा सा वो उसको क्या करते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करता है उस प्रेशर को। They also involved in the tissue repair because it contains various types of defensive cells in these tissue. They are also involved in the defensive activities. Dense connective tissue, as the name indicates, that the dense connective tissue means the cells and fibers that are present in this connective tissue will be more dense comparative to the in comparison with the amorphous ground substance. And the fibers and dense connective tissue are more embodied than cells and amorphous ground substance. They can be classified on the basis of the arrangement of various types of fibers that are present inside this connective tissue. These are the dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. If we see the diagram of the loose connective tissue, you can see that there are various types of fibers. Uh,
and cells that are located a little bit loosely, and the amorphous ground substance fill the spaces between these fibers and these cells. In this diagram, you can see various types of cells like macrophages here. You can see some mast cells, this one, and this one. And these are the various types of fibers like this one. These are the collagen fibers. And these are the some elastic fibers, blackish in color. These are the also lymphocytes present. These all things are located widely dispersed with each other. So this one diagram shows about the loose connective tissue. This diagram is also of loose connective tissue that shows the various types of adipose cells like this one. These are the adipose cells or fat cells. These are the eosinophils, some fibroblasts, lymphocytes. The amorphous ground substance fills the space between these cells. There are various types of arterioles or blood vessels that are present. Some neutrophils are also present. Collagen fibers are also present here. So we were talking about the dense connective tissue that has two types, that are the dense irregular connective tissue and the dense regular connective tissue. In case of dense irregular connective tissue means that the fibers that are present inside this tissue, they will be more randomly located. There is no specific arrangement of these fibers and these connective tissue. इसमें जो fibers की कोई specific arrangement नहीं होती है, in all direction जो है वो लाई कर रहे होते हैं, कोई ख़ास जो है उसमें तरतीब नहीं होती, ओरिएंटेशन उसकी एक जैसी नहीं होती, पैरेलल लाई नहीं कर रहे होते। इस वजह से जो है ये टिश्यू डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। इसमें जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं, दीज आर द फाइब्रोसाइट्स, वो जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के जो फाइबर्स होते हैं, all types of fibers, specifically the collagen fibers are more abundant in these types of tissues, and they are present in the various orientation or random orientations. Collagen fibers arranged in bundles that cross each other at various angles. मीन्स वो मुख्तलिफ एंगल से आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, कोई ख़ास जो है उसमें तरतीब नहीं होती कि पैरेलल एक दूसरे के लाई कर रहे हैं। The dense irregular connective tissue is present in various locations, such as the lamina propria Phoenician portion of digestive system. The lamina propria is just a layer that is present beneath the epithelium. We will discuss it in the second semester in the systemic histology. And this dense irregular connective tissue is also present in the capsule of various organs like lungs that form the visceral pleura, and other organs like the spleen, liver, kidney and testes. ये जो ऑर्गन है इसके गिर्द भी जो है कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसको हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इन ऑर्गन के गिर्द जो है वो इसके प्रेजेंट होती है। फेशिया में भी प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट कैप्सूल में भी ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अलावा पीरिकार्डियम, the layer that is present around the heart, and dermis, just स्किन का पोर्शन है, वहाँ पे भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में आप देखें, ये कोलेजन फाइबर्स हैं जो पिंकिश कलर के आपको नजर आते हैं। इसके अलावा जो इलास्टिक फाइबर्स हैं जो कि आपको ब्लैक, you are watching in this diagram. Here are various types of blood vessels are present in this dense irregular connective tissue. इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है फाइबर्स कभी किसी डायरेक्शन से आ रहा है, कभी किसी डायरेक्शन से आ रहा है, कोई ख़ास जो है ओरिएंटेशन उसमें नहीं है, स्पेसिफिक लाइनिंग उसमें नहीं है कि वो जो है पैरेलल एक दूसरे के लाई कर रहे हैं। मतलब एक कोई किसी डायरेक्शन से आ रहा है, कोई किसी डायरेक्शन से आ रहा है। तो और इसके अलावा नंबर भी फाइबर्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से ये इस तरह की जो टिश्यू हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये भी डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास।
ये दो तरह के डायग्राम, दो तरह के सेक्शंस उसमें से शो किए गए हैं। एक जो है लूज इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें जो हमारे पास चूंकि सेल्स और फाइबर थोड़े से एक डिस्टेंस से लाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस वजह से ये लूज है। इसमें चूंकि डेंसली लोकेट कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, कोलिजन फाइबर्स वगैरह ज़्यादा है नंबर में, एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस उसमें कम है थोड़ा सा, तो इस वजह से इसको हम डेंस इरेगुलर कहते हैं। क्योंकि इसमें भी जो है अगर आप देखें तो कभी किसी डायरेक्शन से फाइबर आ रहे हैं, कभी किसी से आ रहे हैं, तो कोई ख़ास तरतीब इसमें नहीं है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एज द नेम इंडिकेट्स रेगुलर, तो उसमें जो हमारे पास चूंकि डेंस इरेगुलर में हमारे पास जितने भी फाइबर्स थे उसमें कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं थी, रैंडम ओरिएंटेशन थी फाइबर्स की, किसी भी डायरेक्शन से आकर किसी भी एंगल से आकर वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे। लेकिन जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें हमारे पास जितनी भी ये कोलेजन फाइबर्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके एक ख़ास पैटर्न होता है। इसमें डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको बाकायदा एक पैटर्न सा नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो जितनी भी ये कोलेजन फाइबर्स हैं ये बाकायदा एक लाइनिंग में नज़र आ रहे हैं, पैरेलल लोकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक ख़ास तरतीब से लाई कर रहे हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास टिश्यू होते हैं दैट इज कॉल्ड एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें हमारे पास तकरीबन दो तरह से ये लाई कर रहे हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दीज आर द कोलेजनस टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, या उसमें कोलेजन के टेंडन्स या लिगामेंट्स होते हैं, या उसमें इलास्टिक लिगामेंट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर उसमें कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा हैं तो वो कोलेजन टेंडन्स होंगे या लिगामेंट्स होंगे, लेकिन जो इलास्टिक लिगामेंट्स हैं उसमें हमारे पास इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होंगे। फाइबर्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न इन सेम डायरेक्शन, ये आप देख रहे हैं इसमें कोलेजन फाइबर सेम डायरेक्शन में जो है वो लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसमें चूंकि हमारे पास कोलेजन टेंडन और लिगामेंट्स की बात हो रही है, ये दो जगह पे ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और दूसरे हमारे पास जो है इलास्टिक लिगामेंट्स। कोलेजन टेंडन्स या लिगामेंट्स जो हैं उसमें किस तरह से होते हैं, उसमें उसकी तरतीब कुछ इस तरह होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल्स ऑफ पैरेलल कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स इंडिविजुअली नहीं बल्कि कंबाइन होकर एक फिजिकल सा बनाते हैं, एक बंडल सा बनाते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। इंडिविजुअल कोलेजन फाइबर्स आर सराउंडेड बाय फाइब्रोसाइट्स, जो इंडिविजुअल कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसको बाकायदा फाइब्रोसाइट्स लाई करते हैं विच फॉर्म्स एंडोटेंडिनम, जो कि एंडोटेंडिनम हम कहते हैं उसको। यानी अगर इंडिविजुअल फाइबर्स हैं हमारे पास उसको कवर कर रहे हैं फाइब्रोसाइट्स वगैरह तो हम उसको एंडोटेंडिनम कहेंगे। लेकिन अगर फाइबर्स जो हैं उसको कर रहे हैं, फिजिकल जो हैं उसको कवर कर रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके गिर्द होती है, तो हम उसको कहेंगे दैट इज द पेरिटेंडिनम, हम उसको पेरिटेंडिनम फिर कहेंगे। जो पेरिटेंडिनम है इट इज कंटिन्यूअस विद द एपिटेंडिनम। ये बेसिकली हमारे पास टेंडम की बात हो रही है कि जो टेंडन्स होते हैं उसमें कोलेजन फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर इंडिविजुअल फाइबर्स हैं कोलेजन के उसको कवर कर रहे हैं फाइब्रोसाइट्स, तो हम उसको नाम देते हैं, उन फाइब्रोसाइट्स वगैरह की जो लेयर होती है हम उसको कहते हैं एंडोटेंडिनम। अगर कुछ फेसिकल्स आपस में मच जाते हैं कोलेजन फाइबर्स वगैरह की, तो उसको जो है अगर कोई लूज कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा कवर करता है तो हम उसको पेरिटेंडिनम कहते हैं। अगर कंप्लीट जो है टेंडन है उसको कवर कर रहे हैं जो है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट टेंडन को, तो वी कॉल देम एज पेरी सॉरी एपिटेंडिनम, मींस बाहर की साइड से, जिस तरह मसल्स में था इस तरह इसमें भी उसको स्पेसिफिक नाम जो है वो दे देते हैं। इसमें आप देखें ये कोलेजन फाइबर्स की एक बंडल से है, उसको फाइब्रोसाइट्स वगैरह जो हैं या फाइब्रोब्लास्ट वगैरह उसको कवर कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये बंडल है उसको ये कनेक्टिव टिश्यू के जो कुछ फाइबर हैं वो कवर कर रहे हैं। जो कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज पेरिटेंडिनम। अब ये जो लाइन है दैट इंडिकेट्स द पेरिटेंडिनम, ये वाला, इस तरह इसमें भी ये है दैट इज द पेरिटेंडिनम, क्योंकि ये जो है इंडिविजुअल फाइबर्स नहीं है, ये कोलेजन फाइबर्स की एक ग्रुप लाइक है जिसको हम फेसिकल कहते हैं। इसके अलावा
जो हमारे पास पीरिटेंडिनम है या एपिटेंडिनम वगैरह हैं, वो उसकी जो एक्सटेंशन है बिल्कुल एंडिंग पॉइंट्स पे है। अगर एक टेंडन जो है जहाँ पे खत्म होता है, तो यही कनेक्टिव टिश्यू की जो एक्सटेंशन है वो दोनों सिरों तक निकल जाती है। इट एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एंडिंग ऑफ दीज टेंडन्स। तो वो क्या करते हैं, जाहिर बात है टेंडन्स क्या करते हैं, मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। तो जो वाइट सा एरिया होता है, जो वाइट टफ टिश्यू होता है, वो बेसिकली बाई नेचर क्या चीज़ है, टेंडन है। वो टेंडन के फाइबर अगर एम्बेडेड हैं बोन मैट्रिक्स में, यानी बोन के अंदर वो पिनेट्रेट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज शार्पेस्ट फाइबर। हम उसको क्या कहते हैं, शार्पेस्ट फाइबर कहते हैं। जाहिर बात है आपने देखा होगा कि जो टेंडन्स होते हैं या जो लिगामेंट्स होते हैं, बल्कि स्पेसिफिकली बात यहाँ पे चूंकि टेंडन्स की हो रही है, तो टेंडन्स क्या करते हैं, मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। और ये टेंडन्स की जो बेसिकली टर्मिनल पोर्शंस हैं, जो कि एपिटेंडिनम है या एंडोटेंडिनम है या पेरिटेंडिनम है, उसकी एक्सटेंशन जो है वो क्या है, वो एंटर हो रही है बोन के साथ। जाहिर बात है उसने बोन के साथ मसल को अटैच करना है, तो उसकी जो पिनेट्रेशन है विद इन दी बोन मैट्रिक्स, तो उसकी बोन मैट्रिक्स के अंदर जो पेनिट्रेशन है उसको हम क्या कहते हैं, शार्पेस्ट फाइबर कहते हैं। Collagenous ligaments contain lower percentage of ground substance than tendons। जो कोलेजिनस लिगामेंट्स हैं हमारे पास, उसमें ग्राउंड सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि उसमें कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा होते हैं देन टेंडन। एंड कोलेजन फाइबर्स ऑर्गेनाइज्ड मोर रैंडमली, और उसमें कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये लिगामेंट्स और टेंडन्स की जो है आपको थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं कि जो कोलेजिनस लिगामेंट्स हैं उसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू दी टेंडन्स। दिस वन इज द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आप देख रहे हैं कि उसमें बाकायदा कोलेजन फाइबर एक खास तरतीब से, एक खास ओरिएंटेशन से पैरेलल लाई कर रहे हैं सारे जितने भी हैं। और ये उसका जो है क्रॉस सेक्शन शो किया गया है एक टेंडन का, इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये कोलेजन फाइबर्स हैं, उसका एक बंडल सा शो हो रहा है। इसको कवर करते हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ये इंट्राफेसिकुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है, मीन्स जो फेसिकल्स हैं वेरियस, उसको ये कवर कर रहे हैं। इलास्टिक लिगामेंट्स, इलास्टिक लिगामेंट्स क्या चीज़ है, जाहिर बात है उसमें जो हमारे पास होंगे ज़्यादातर इलास्टिक फाइबर्स प्रीडोमिनेट करते होंगे। लार्ज इलास्टिक फाइबर्स दैट ब्रांच एंड इंटरकनेक्ट प्रीडोमिनेट्स। इसमें जो है इलास्टिक फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। दीज फाइबर्स आर सराउंडेड बाई लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके गिर्द जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियर लिगामेंट है। Nuchal ligament is a structure that is present on the neck or cervical region at extend toward the vertebral region, most animals में होता है। एंड डॉर्सल लिगामेंट, लिगामेंट फ्लेवा उसका पार्ट है, वहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम में ये प्रेजेंट होता है, ऊपर प्रेजेंट होता है। इलास्टिक लिगामेंट जो है उसमें इलास्टिक फाइबर्स पास आ जाते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पास एक ऐसा टिश्यू है जिसमें रेटिकुलर सेल्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और ये रेटिकुलर सेल्स जो है स्टिलेट लाइक या प्रोसेसेस लाइक स्ट्रक्चर्स रखते हैं, उसके वेरियस प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ दूसरे सेल्स की जो कि एक टिश्यू बनाते हैं। तो ऐसे टिश्यू को हम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मोस्टली दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, लाइक स्प्लीन, lymph नोड और टॉन्सिल्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू, बोन मेरो, सॉलिटरी जो इंडिविजुअल लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं उसका भी ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। And these are composed of the stellate means star-shaped reticular cells and compressed network of reticular fibers. And these reticular fibers are produced by these reticular cells. दूसरी जो हमारे पास खास टाइप ऑफ टिश्यू है दैट इज द एडिपोज टिश्यू, जिसको हम फैट टिश्यू भी कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अगर किसी जगह पे जो है हमारे पास फैट सेल्स या जो एडिपोज सेल्स हैं वो नंबर में इंक्रीज कर जाते हैं, देयर अदर टाइप ऑफ सेल्स, देन वी कॉल देम एज एडिपोज टिश्यू। These are the specialized type of connective tissue that performs insulating and mechanical functions। इसका मेन काम क्या है कि ये तो इंसुलेशन के तौर पे काम करते हैं, कोई इंजरी वगैरह जो होती है, इसके अलावा उसको बचाने के लिए कि बाकी जो मसल्स वगैरह हैं वो वहाँ पे बच जाएं, या बोन वगैरह हैं वो उसको फ्रैक्चर होने से बच जाएं, या इंसुलेटिंग मटेरियल मींस कि जो हमारे पास कुछ एनिमल्स वगैरह हैं उसमें इंसुलेटिंग के तौर पे काम करती हैं, जो कि हाई जो है कोल्ड एरिया मेरे तो वहाँ से बॉडी से बाहर न निकले, उसको इंसुलेशन के तौर पे काम करती हैं। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये कुछ ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी इन्वॉल्व हैं। मेमेलियन सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है, जो स्किन के अंदर, जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, वो एडिपोज टिश्यू होता है, और वो एक थर्मल के तौर पे काम करता है, मीन्स बॉडी को हीट अप, ताकि उस बॉडी से हीट ज़्यादा ज़ाया ना हो जाए, और कुछ जो है मैकेनिकल फंक्शन भी हैं उसके, ताकि बॉडी की जो है वेरियस ट्रॉमेटिक कंडीशंस वगैरह से बचाए रखे। इसके अलावा कुछ एनिमल्स हैं उसके जो फूड पैड्स हैं, यानी फूड पैड, और उसके अलावा कुछ डिजिटल कुशंस हैं, ये आप पढ़ेंगे एनाटॉमी क्लासेस में, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वहाँ पे भी एडिपोज टिश्यू होता है। और उसके अलावा कुछ बंडल ऑफ कोलेजन और इलास्टिक फाइबर भी होते हैं, ताकि वो वहाँ पे जो है प्रेशर को एब्जॉर्ब करे और वहाँ पे डैमेज वगैरह, इंजरी वगैरह ना हो, और वहाँ पे पेन को जो है वो ज़्यादा फील ना हो। टू टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू जो है हमारे पास हैं, दैट इज द वाइट एडिपोज टिश्यू एंड द ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू में थोड़ा सा सेल का फर्क है। जो वाइट एडिपोज टिश्यू है, जिसको हम वाइट फैट भी कहते हैं, इसमें जो हमारे पास एडिपोज सेल्स होते हैं या जो फैट सेल्स होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ द मोनोमोलेकुलर ड्रॉपलेट्स उसमें होते हैं, सिंगल वैक्यूल होता है फैट ड्रॉपलेट्स का, तो वो बकायदा जो है पीस होते हैं इसमें, तो इस वजह से हम उसको वाइट एडिपोज टिश्यू कहते हैं। Cells of white fats are separated by shift of loose connective tissue into cluster of adipose cells and are called as lobules। इसमें जो है वाइट एडिपोज टिश्यू में बाकायदा जो वाइट एडिपोज सेल्स हैं, जो कि इसमें सिंगल मोनोमोलेकुलर ग्लोब्यूल्स होते हैं या जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसका एक क्लस्टर सा होता है उन सेल्स का, और एक ग्रुप सा बनाते हैं, और उन ग्रुप्स को सेपरेट किया होता है कुछ बाकायदा कनेक्टिव टिश्यू ने, तो वो जो है इंडिविजुअल जो क्लस्टर होता है उसको हम लोब्यूल कहते हैं। कुछ जो नैरो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं सेल्स के, मींस इन ग्रुप्स के दरमियान या जो क्लस्टर के दरमियान या लोब्यूल के दरमियान, वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फाइब्रोसाइट्स लाई कर रहे होते हैं, कुछ मास सेल्स भी लाई कर रहे होते हैं, या जो है थोड़ा सा ग्राउंड सब्सटेंस भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू होता है इन क्लस्टर्स के दरमियान, इन लोब्यूल्स के दरमियान, तो उसमें फाइब्रोसाइट, मास सेल्स और थोड़ा सा ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में हमारे पास ब्राउन फैट भी हम इसको कहते हैं, उसमें जो सेल्स होते हैं वो सेल्स थोड़े से जो है डिफरेंट होते हैं दूसरे वाइट सेल्स से। उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मल्टीलेकुलर जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं उनके दरमियान सेल में। तो इंटरसेलुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके दरमियान प्रेजेंट होता है, वो उसमें फाइब्रोसाइट्स होते हैं, कुछ कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, और रेटिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज द वाइट एडिपोज टिश्यू। आप इसमें बाकायदा देख सकते हैं, इसमें सारे आपको ये जो हैं ये फैट सेल्स नज़र आ रहे हैं, दे हैव एक सेंटर न्यूक्लियाई
उसकी जो है बिल्कुल साइड पे न्यूक्लियाई लाई कर रहे हैं, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियाई उसके हैं, तो बाकायदा एक क्लस्टर सा बन रहा है, दैट इज डिवाइड एडिपोज टिश्यू। उसको साइड पे जो है बाकायदा कनेक्टिव टिश्यू की एक जो है वो लेयर उसको कवर कर रही है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फाइब्रोसाइट मास्ट सेल्स वगैरह एंड लिटिल बिट एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस। ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज कॉमन एंड abundant in rodents, कुछ जो rodents हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा abundant और कॉमन है, और कुछ जो हमारे पास हाइबरनेटिंग मैमल्स होते हैं जो कि सर्दियों में छुप जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज़ प्राइमरी प्रेजेंट इन एक्सिलरी एंड नेक रीजन। इस तरह का टिश्यू जो है एक्सिलरी रीजन और नेक रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है बॉडी में। So that is the end of the today lecture, and next time we will discuss about the various types of cartilages.